नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी की हार हुई है, क्या यह चौंकाने वाली हार नहीं है? संगरूर में जहां पर भगवंत मान सांसद थे और उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे करके विधानसभा चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बन गए, वो सीट खाली थी। वहां पर सिमरनजीत सिंह मान अकाली दल के जीत गए। कैसे जीत गए? अब ये अपने में आप आम आदमी पार्टी को सोचना होगा कि कहाँ चूक हुई, कहाँ गलती हुई, जो अभी ताज़ा चुनाव जीत करके आए और पूरे प्रदेश में, पंजाब में पूरे डंका बजाया आम आदमी की जीत का, और उसी जीत के आधार पर पूरा देश जीतने की प्लानिंग बनाया। और वही प्लानिंग एक ही लोकसभा चुनाव जीतने में ध्वस्त होती नजर आ रही है। सिमरनजीत सिंह मान अकाली दल के हैं और सबसे बड़ी बात तो ये खालिस्तान के समर्थक हैं। और खालिस्तानी संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि अलगाववाद को बढ़ावा देना चाहता है। पंजाब में खालिस्तान की मांग कर रहा था लंबे अरसे तक, और अभी भी उसका वजूद बाकी है। बाकी जगहों पर बुलडोजर चलाया जाता है, लेकिन खालिस्तान समर्थकों और खालिस्तान आंदोलन से जुड़े लोगों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जाता है? केंद्र सरकार की एक ऐसी नीति है। तो लेकिन आज हम विश्लेषण करेंगे ये उपचुनाव में, जिसमें कि 3 लोकसभा चुनाव में तीनों में विपक्ष की बुरी तरह से हार हुई है। 2 समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ और रामपुर, जहां पर मुस्लिम और यादव का समीकरण होता था और ये हमेशा से चुनाव जीतते रहे हैं, और वही चुनाव हार गए। और चुनाव प्रचार के दौरान अच्छा माहौल था, सरकार के खिलाफ अग्निपथ का विरोध चल रहा था, जगह जगह हिंसा हो रही थी, आगजनी हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा था, पुरजोर विरोध हो रहा था। इसको भी नहीं भुना सके समाजवादी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आजमगढ़ की हार, जहां से खुद अखिलेश यादव जीत कर आए थे 2019 में, और विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो सीट खाली थी, उस पर चुनाव हुआ और दिनेश लाल यादव निरहुआ उस पर जीत गया। और यह जीत क्या साबित करती है? 39% वोट रामपुर में समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा को मिले, और वही 42% वोट घनश्याम लोधी को मिले, जो भारतीय जनता पार्टी के थे। इतना बड़ा अंतर कैसे आया? और जिस रामपुर में आजम खान का बोलबाला था, दबदबा था, समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहां पर समाजवादी पार्टी कैसे हार गई और भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई? इस कैसे का जवाब है अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव हार कर भी सबक नहीं लिया है, और चुनाव प्रचार बहुत देर से करते हैं। और यहां पर तो चुनाव प्रचार उन्होंने किया भी नहीं था, न तो आजमगढ़ में उनकी प्रस्तुति नजर आई और न उन्हें रामपुर में देखा गया। कहीं भी नहीं गए चुनाव प्रचार करने के लिए, बल्कि अपने एसी घर में, एसी रूम में बैठे रहे। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मूड में होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सामना करने के लिए जब तक भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों को नहीं अपनाया जाएगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साम दाम दंड भेद और पूरी ताकत लगा करके चुनाव जीतना चाहती है, अगर विपक्ष भी इसका अनुकरण नहीं करेगा तो विपक्ष हमेशा विपक्ष ही बना रहेगा, सत्ता पक्ष में नहीं आ सकता है। मुलायम संघ की विरासत को ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रहे हैं अखिलेश यादव, ये तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। और उनके साथ जितने भी अन्य पिछड़ी जात के नेता गए हैं, मुस्लिम नेता जुड़े हुए हैं,
उनकी भी कोई परफॉर्मेंस देखने में नहीं आ रही है और पार्टी को एक हार के बाद दूसरी हार मिलती जा रही है। तो इस तरह से अभी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। इसमें विपक्षी दलों का एक संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जो कि विपक्षी दल के जितने भी वोट हैं सब यशवंत सिन्हा को जाएंगे। लेकिन मायावती ने जो बयान जारी किया है कि उनका वोट द्रौपदी मुर्मू को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने जिसे चुना है उसके तरफ जाएगा। तो इससे क्या साबित करता है? ये तो पहले से पता था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी, और वो बी टीम की वजह है कि अकूत दौलत को बचाने के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी के एजेंसियों के प्रहार से बचने के लिए इन्हें धमकाया गया है और उसी की वजह बी टीम बनी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से ईडी, आईटी और एजेंसियों का उपयोग कब तक करती रहेगी और कब तक उसे इसमें सफलता हासिल होती रहेगी, और विपक्ष को दबाने के लिए, विपक्ष को खत्म करने के लिए उसकी यह कुटिल नीति और लोकतंत्र में कैसे संभव हो रही है, इसके खिलाफ अदालतें संज्ञान क्यों नहीं लेती हैं, विपक्षी दल के नेता संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं, और इस देश की सियासत क्या तानाशाही की ओर मुड़ जाएगी तो तानाशाही के रास्ते पर चलती ही रहेगी, उस पर कोई लगाम नहीं लगाया जा सकेगा। आज महाराष्ट्र की जो हालत है, वहां पर भी जितने भी 38-39 गुवाहाटी गए हैं शिवसेना के सदस्य, विधानसभा सदस्य, वे सब आईटी, ईडी और सीबीआई के डर से गए हैं। इन सारी एजेंसियों को उनके पीछे छोड़ दिया गया और उन्हें भाग भाग करके जाना पड़ा, उस शिंदे कैंप में शामिल होना पड़ा। तो ये एजेंसियों का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी कब तक विपक्ष को परेशान करती रहेगी, विपक्ष को नष्ट करती रहेगी और विपक्ष को समाप्त करने की कोशिश करती रहेगी। स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी होता है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र चाहते ही नहीं है प्रधानमंत्री, स्वस्थ लोकतंत्र चाहते ही नहीं है आरएसएस के लोग। तो स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा कैसे? सवाल उठता है कि आजमगढ़ और रामपुर सीट हार गए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख। तो क्यों हार गए? इन्होंने समझ लिया कि ये तो हमारा गढ़ है, यहां पर मुस्लिम यादव का समीकरण है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी सेंध में नहीं लगा पाएगी। लेकिन यही आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा और दोनों सीटें हार गए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों सीटों पर जाकर के प्रचार किया और आजमगढ़ में तो यहां तक कहा कि जीतने के बाद हम आजमगढ़ का नाम बदल देंगे। वही कम्युनल पॉलिटिक्स, और काम आ गई वह पॉलिटिक्स। अगर अखिलेश यादव सभा सम्मेलन करते, रैली करते, उसमें जाते और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की पोल खोलते तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ता। और हार की दूसरी वजह थी आजमगढ़ में गुड्डू जमाली, बीएसपी का नेता, जिसे मायावती ने खुन्नस निकालने के लिए समाजवादी पार्टी से को हराने के लिए खड़ा किया था, और मुस्लिम वोट बहुत हद तक उसे मिल गए। यादव वोट बट गए, वो भी निरहुआ यादव को मिल गया, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मिल गया। इस तरह से दोनों जगह हार हो गई। और पंजाब में जिस तरह से संगरूर में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, तो उसके भविष्य पर भी और उसके चुनाव रणनीति पर भी प्रश्न चिन्ह उठना वाजिब है। आज देश में मोदी के खिलाफ लहर चल रही है, महंगाई कितनी है, आम आदमी में हाहाकार मचा हुआ है, महामारी की कैसी स्थिति है, सबको पता है। देश को बेचा जा रहा है, यह भी पता है। तो पूरे देश की जनता परेशान है, जनता में हाहाकार है, और अगर इसका फायदा विपक्षी दल नहीं उठा पाएंगे
तो विपक्षी दल हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और समाप्त होने की शुरुआत भी हो गई है। अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव हारने के बाद क्या आत्ममंथन किए, आत्मसमीक्षा किए कि उनकी हार की असली वजह क्या थी, और अगर किए तो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें पता था कि उपचुनाव आने वाला है, हमने जो गलतियां की हैं उस गलतियों को सुधारा जाए और लोकसभा की दोनों सीटों को जीता जाए और भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताई जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। उसी समय अग्निपथ आंदोलन चल रहा था, बहुत माहौल था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर निकलते और अग्निपथ की भी चर्चा करते, महंगाई की चर्चा करते, देश को बेचने की चर्चा करते, आवारा सांडों की समस्या अब भी है उसकी चर्चा करते, तो निश्चित रूप से जो हार हुई है ये जीत होती। लेकिन समाजवादी पार्टी की क्या मजबूरी है ये तो उन्हें वही समझ सकें, लेकिन एक कमियां नहीं है बल्कि अनेक कमियां हैं, हजार कमियां हैं समाजवादी पार्टी में। इसीलिए उनकी राजनीति कमजोर पड़ रही है और हो सकता है कि राजनीति ही खत्म हो जाए। सबसे बड़ी चीज तो पार्टी के अंदर जंग छिड़ी है, चाचा भतीजे के अंदर अक्सर तकरार होती रहती है, मान मनौवल चलता रहता है और चाचा हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में रहते हैं और उस अवसर की तलाश कर रहे हैं, उस समय की तलाश, सही समय की तलाश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जाकर के ज्वाइन कर ले, और हो सकता है कि लोकसभा चुनाव तक वे समाजवादी पार्टी को अलविदा कह करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो जाए। क्योंकि अगर वो शामिल होते हैं तो बहुत हद तक हिंदू और मुस्लिम और यादव वोट, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है लोकसभा में के चुनाव में, अगर चाचा जी चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित रूप से इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और शिवपाल यादव को थोड़े में न लें, सतह पर न लें, बल्कि गहराई से अंदरूनी विघटन पर नियंत्रण पाना चाहिए समाजवादी पार्टी को। हालांकि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। विधानसभा की 7 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें मिल पाई हैं पूरे देश में जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं, वो चाहे झारखंड हो, आंध्र प्रदेश हो, त्रिपुरा हो, हर राज्यों में हार हुई है। सिर्फ त्रिपुरा में 3 सीटें मिल पाई हैं विधानसभा की और 4 सीटें कांग्रेस के नाम गई हैं। त्रिपुरा में भी 1 सीट कांग्रेस जीती है। तो इस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह हमेशा ये लोग अपनी चुनावी रणनीति को अंजाम दें और चुनावी मूड में रहें, जो भी पॉलिटिक्स खेलें चुनाव को ध्यान में रख करके खेलें, तब और विपक्ष में एकता होनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि आजमगढ़ में हराने के लिए मायावती गुड्डू जमाली को भेज देती है और वो कामयाब हो जाता है हराने के लिए। अगर समाजवादी पार्टी के प्रमुख आजमगढ़ में जाकर के और मायावती के इस कुटिल चाल को बेनकाब करते तो निश्चित रूप से मुसलमानों का वोट इन्हें मिलता और जितने वोट वो ले गया है उससे कम वोट में उनकी हार हुई है वहां पर धर्मेंद्र यादव की, जो कि चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के। और इसी तरह के कारण रामपुर में भी हैं भारतीय जनता पार्टी के हारने के। रामपुर में भी अखिलेश यादव नहीं गए और रामपुर में भी पूरी ताकत नहीं लगाया, वहां पर भी यादव वोट बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को चले गए। बाकी सवर्णों के वोट, पिछड़ी जातियों के भी वोट गए और इसीलिए उसकी जीत हुई और समाजवादी के गढ़ पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। तो सवाल उठता है कि अगर 3 सवाल उठते हैं, अगर यही स्थिति रही तो क्या लोकसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ को हराने में अखिलेश यादव और विपक्ष कामयाब होगा?
हमें तो नहीं लगता कामयाब हो पाएगा। और 2024 भी मोदी के नाम होने वाला है। जिस तरह से विपक्ष में एकता नहीं है और विपक्ष में चुनाव जीतने का मादा नहीं है और विपक्ष समझ लेता है कि ये हमारा गढ़ है और इस पे हमारे बपौती है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। और यही भूल अगर लोकसभा चुनाव में दोहराई जाएगी तो मोदी के रथ को कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि मोदी से पूरा देश नफरत करता है, महंगाई की वजह से, महामारी की वजह से, अग्निपथ की वजह से, तमाम से ऐसे वजह हैं, बेरोजगारी की वजह से, गरीबी की वजह से, भूखमरी की वजह से, हजार वजह हैं मोदी से नाराजगी के। लेकिन उनकी नाराजगी को विपक्ष भुना नहीं पा रहा है और वे सब्जबाग दिखा करके चुनाव जीतते जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। दूसरा सवाल है कि क्या पिछड़ों और दलितों और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण कर पाएंगे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर लेती है। हम कहते हैं कि अगर मुसलमानों को छोड़ दीजिए, ब्राह्मणों को छोड़ दीजिए, दलितों को भी छोड़ दीजिए, 54% पिछड़ी जातियों को ही गोलबंद कर लीजिए और इनके बीच पैठ बनाइए, इनके बीच जाइए, तो मोदी को हराया जा सकता है, योगी को हराया जा सकता है। सारे चुनाव, स्थानीय चुनाव से लेकर के लोकसभा तक के चुनाव को अच्छी तरह से जीता जा सकता है। अगर पिछड़ी जातियों की नुमाइंदगी करनी है तो पिछड़ी जातियों के बीच जाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, उन्हें उनके हक की याद दिलाना पड़ेगा, उन्हें जनसंख्या, ओबीसी जनसंख्या नहीं की जा रही है और कितना अत्याचार हो रहा है पिछड़ी जातियों पर, इससे अवगत करना होगा। अपने से आंख नहीं खुलती है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, जीवन स्तर बहुत नीचे है, तो ऐसे लोगों को जब समझाएंगे नहीं, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक वोट नहीं मिलने वाला है। और तीसरा सवाल है कि हार दर हार के बाद आत्मसमीक्षा करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं, आत्ममंथन होता है पार्टी में और अपनी कमी को ढूंढा जाता है और जीतने वाले के गुण को तलाशा जाता है कि क्यों जीता वो और क्यों हम हारे। तो अपनी कमी को दूर करने के लिए और अपनी कमी को पकड़ करके क्या समाजवादी पार्टी नई रणनीति बनाएगी मोदी को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए? हमें तो नहीं लगता है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की राजनीति थी वैसी राजनीति अखिलेश यादव की नहीं है। और मुलायम सिंह यादव तो बूढ़े हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब वे चाह करके भी वह दमखम नहीं दिखा सकते हैं जो आज के 20 साल पहले दिखाया करते थे। मोदी को लोकसभा चुनाव में रोकने के लिए विपक्षी दलों में एकता होनी चाहिए और अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बूथ लेवल पर उसके हर जगह काम शुरू हो गया है। बूथ को मजबूत करने के लिए और सर्वे कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने घोड़े छोड़ दिए हैं और खर्च कर रही है। तो जब तक पूर्व नियोजित ढंग से चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा और चुनाव जीतने की रणनीति नहीं बनाई जाएगी, विपक्षी दलों में एकता नहीं होगी, तब तक वही हाल होगा जो अभी समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।